शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। साइंस की पहली न्यूज़ यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चमगादड़ों से रिलेटेड है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है वायर्ड। वायर्ड का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इसके माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली इसमें आप साधनों का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के साधनों के माध्यम से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ट्रांसफ़र कर सके, रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को, तो इसको हम बोलते हैं वायर्ड। कैसे करके नेविगेशन संभव हो पाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के माध्यम से। इज द बैट्स ब्रेन वायर्ड फॉर कलेक्टिव बिहेवियर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है चमगादड़ का, क्या वो ब्रेन के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर पा रही है? क्या ये उसका कलेक्टिव बिहेवियर के लिए हो रहा है? द सेम न्यूरॉन्स दैट हेल्प्स बैट्स नेविगेट थ्रू स्पेस में आल्सो हेल्प देम नेविगेट कलेक्टिव सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, यहाँ पर एक बात करी जा रही है कि देखिए, सेम न्यूरॉन्स की यदि हम बात कर लें, एक सही न्यूरॉन है यहाँ पर। द सेम न्यूरॉन्स दैट हेल्प्स बैट नेविगेट थ्रू, एक ऐसा न्यूरॉन है जिसके माध्यम से वो नेविगेट कर पा रही, रात में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और इसी के माध्यम से क्या ये संभव है कि वो सोशल में, समाज में एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकती हैं? क्या ये एक ही न्यूरॉन के माध्यम से संभव है? इस चीज़ की यहाँ पर कल्पना करी जाती है। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं, मैमल्स हम किसको बोलते हैं? स्तनधारियों को बोलते हैं, जैसे कि बैट्स एंड ह्यूमंस। ऐसा माना जाता है कि ये नेविगेट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस की मदद से इंसान और चमगादड़ दोनों ही क्या काम करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, संचार प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस जगह का नाम हमको ध्यान में रखना है कि ये जो नेविगेशन संभव हो पा रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसे करके आपका दिमाग याद रख ले रहा है? तो हमारे दिमाग में एक पार्ट बना हुआ है जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये क्या है ना, इनकोड करने का काम करता है एक मेंटल मैप को, फैमिलियर सराउंडिंग, आसपास की जो जगह हैं उनका एक मेंटल मैप तैयार करता है, और उसी के माध्यम से हम नेविगेट होते हैं। ठीक, जैसे आपके मन में ही नक्शा बन जाता है कि यहाँ से वो चौक जाना है, उस चौक के बाद ये रास्ता पड़ेगा, तब जा कर के ऑफिस है या फिर मार्केट है। रिसर्चर लोगों ने यूज़ किया था वायरलेस न्यूरल रिकॉर्डिंग एंड इमेजिंग डिवाइस। दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, वायरलेस न्यूरल रिकॉर्डिंग और इमेज डिवाइस का इस्तेमाल किया था टू listen in on the hippocampal brain activity of the groups of Egyptian fruit bats as they flew freely with a large flight room। यहाँ पर क्या काम किया गया है? वायरलेस न्यूरल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया गया, इमेजिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इन्होंने इजिप्टियन जो फ्रूट बैट्स है, इनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी। जब इनको ट्रैक कर रहे थे, टेक्नोलॉजी ने रिकॉर्ड किया था बैट्स मूवमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बैट्स का जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड कर पाए थे। एज ए बैट फ्लू टुवर्ड ए लैंडिंग स्पॉट। अब बताया जा रहा है ये बैट जो है कहाँ गई? उड़ करके लैंडिंग स्पॉट की तरफ चली गई। द फायरिंग ऑफ प्लेस न्यूरॉन्स आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस और absence of another bat at that spot। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये न्यूरॉन्स का जो फायरिंग ऑफ प्लेस होता है उसमें ये भी शामिल रहती है कि कहाँ पर कौन प्रेजेंस है या फिर वहाँ पर कोई है कि नहीं है, शायद इसकी भी जानकारी ये लगा पा रहे हैं।
जब वहाँ पर एक और बैट प्रेजेंट थी, द एक्टिविटी ऑफ दिस न्यूरॉन्स इंडिकेटेड द आइडेंटिटी ऑफ द बैट, दे वर फ्लाइंग टूवर्ड से एस ए रिलीज। मतलब वहाँ पर यदि कोई बैट मौजूद है और उसको उड़ करके वहाँ जाना है, तो ये चीज़ भी उसको पता चल जा रही है। इसके माध्यम से ये जो बैट्स होती हैं वो अपने रेस्टिंग स्पॉट को इस्टेब्लिश कर पाती हैं, मुझे कहाँ पर जाके लटकना है, within the flight room and followed very similar trajectories when traveling among them। यही चीज़ ट्रैवलिंग के दौरान होता है और यही चीज़ कहीं पर जाते समय ये करती हैं। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टीबी की बीमारी से रिलेटेड है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, इसके माध्यम से ये फैलती है। ये बैक्टीरिया माइक्टोबैक्टीरियासिस फैमिली से रिलेट करता है और इसमें लगभग 200 मेंबर हैं। तो उस 200 मेंबर में से एक मेंबर है कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुछ कुछ जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं वो टीबी और लेप्रोसी जैसी बीमारी फैलाने का काम करते हैं ह्यूमंस में। इसके अलावा कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को। तो ये जो फैमिली है 200 मेंबर की, कुछ तो इंसानों को प्रभावित कर रहा है, उसके दिमाग को प्रभावित कर रहा है, और इसके चलते चलते टीबी और लेप्रोसी जैसी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो 200 की फैमिली आप देख रहे हैं, इसमें से एक तो टीबी फैला दे रहा है, एक तो लेप्रोसी फैला दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ इसमें से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि इन जानवरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जानवरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, उनमें बीमारी ला सकते हैं। वहीं इंसानों की यदि हम बात करें, द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग। टीबी की बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। लेकिन हमारे जो शरीर के अन्य अंग हैं उसको भी ये प्रभावित कर सकती है, इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। लंग मतलब हमारे जो फेफड़ा है ना, उनको ये प्रभावित करने का काम करती है। इस टीबी को हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। टीबी टीबी की जो बीमारी है देश दुनिया में इतना ज़्यादा फैल रही है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी मानी जाती है। इजिप्ट में आज से 3000 साल पहले ये एग्जिस्ट हुआ करती थी। टीबी को हम ट्रीट कर सकते हैं, टीबी को हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट भी हो सकता है और इसको हम इसकी रोकथाम भी कर सकते हैं। कैसे करके इसका ट्रांसमिशन होता है, तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति में कोई बैक्टीरिया चला गया है और वो बीमार व्यक्ति जिसको टीबी की बीमारी है छींकता है, खांसता है, ठीक है, तो इससे जो बैक्टीरिया होते हैं हवा में फैल जाते हैं, और सामने यदि कोई खड़ा है, सही व्यक्ति खड़ा है, साफ सुथरा व्यक्ति, तो उसको भी टीबी की बीमारी हो जाती है। तो थूकने पर भी हो सकता है, छींकने पर भी हो सकता है, खांसने पर भी हो सकता है, और टीबी के जो जर्म्स होते हैं वो एयर में छोड़ दिए जाते हैं। सिम्टम की यदि हम बात करें तो जो कॉमन सिम्टम रहते हैं एक्टिव लंग टीबी के, वो होते हैं कफ विथ स्पुटम। ठीक है, कफ विथ स्पुटम मतलब होता है बलगम के साथ में कफ आना, कभी कभी ब्लड आ जाना, चेस्ट में दर्द होना, वीकनेस आ जाना, वेट में लॉस होना, बुखार है, नाइट में पसीना आना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ टीबी की बात करें, पूरे दुनिया भर में टीबी की बीमारी किस प्रकार से असर कर रही है, तो 2019 का डेटा यदि हम देखेंगे तो 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस हमको 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज में देखने को मिले हैं। मतलब जितने भी केस आए थे उसमें से 87% हिस्सा इन 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज में आ जाता है। 8 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 2/3 ऑफ न्यू टीबी केसेस आते हैं। उन देशों में इंडिया भी शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका शामिल है। और इंडिया की यदि हम बात करें, इंडिया ने रिपोर्ट किया था 1.8 मिलियन टीबी के केसेस जनवरी एंड दिसंबर 2020 के बीच में।
जनवरी के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक 2020 की बात करें तो लगभग 1.8 मिलियन टीबी केसेस आए थे, और एक साल पहले की बात करें तो 2.4 मिलियन केसेस आए थे। 2019 में हमें एक नई किस्म की बीमारी देखने को मिली जिसको हम MDR टीबी कहते हैं। ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का एक रीज़न बन गई थी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं, MDR टीबी बोला जाता है। तो MDR टीबी भी टीबी का एक नया स्ट्रेन ही है, जिसको हम जो हमारे पास में पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटी टीबी ड्रग्स का, उसके माध्यम से इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी होता है एक, तो जिसको हम XDR टीबी बोलते हैं। ये भी टीबी का ही एक प्रकार होता है जो कि बैक्टीरिया के चलते चलते हुआ है, और ये काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है बहुत सारे मोस्ट अफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग्स को। इसके बाद BCG वैक्सीन से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें देखना है। BCG वैक्सीन को डेवलप किया गया था दो फ्रेंचमैन, अल्बर्ट कालमेट और कैमलिन गुएरिन के द्वारा। इन्होंने जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है उसके स्ट्रेन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, जिसके चलते चलते टीबी की बीमारी फैल रही थी कैटल में। इसको यूज़ किया गया था पहली बार 1921 में, लेकिन इंडिया में BCG का जो टीका है पहली बार इंट्रोड्यूस गया था लिमिटेड स्केल में 1948 में, एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1962 में हमने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था, तो उसी का एक हिस्सा बनाए थे कि हम अब BCG का टीका लगाएंगे। वहीं यदि हम एडिसन की बात करें, इट्स प्राइमरी यूज एज ए वैक्सीन अगेंस्ट टीबी। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न। यदि कोई नवजात बच्चा है उसको यदि हम ये टीका लगाते हैं तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, श्वास संबंधी इन्फेक्शन उसका रुक जाता है। इसके अलावा कुछ माइकोबैक्टीरियल डिसीज़ यदि उसको हो रहे हैं, जैसे कि लेप्रोसी है, बुरुलीस, अल्सर हैं, ये सारी चीज़ें भी रोका जा सकता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्यूनोथेरेपी एजेंट के तौर पर यदि किसी को कैंसर हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में एंड मैलिग्नेंट मेलोनोमा में। एक और यहाँ पर इंट्रूडिंग फैक्ट है BCG को लेकर के कि ये इट वर्क वेल इन सम जियोग्राफिक लोकेशन एंड नॉट सो वेल इन अदर। वर्ल्ड लेवल पर कुछ कुछ लोकेशन ऐसी जहाँ पर ये अच्छा काम करता है, और कुछ कुछ लोकेशन ऐसी है जहाँ पर ये उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। जैसे कि यदि ये हम पृथ्वी का मानचित्र बनाएं और यहाँ पर ये 0 डिग्री वाली रेखा बनाएं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से आप जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इसका जो असर है ना कम होते जाएगा, लेकिन जो 0 डिग्री वाली इक्वेटर है इसके आसपास फार्दर ए कंट्री इज फ्रॉम द इक्वेटर द हायर इज एफिशिएंसी। मतलब यदि आप इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका असर ज़्यादा होते जाता है, मतलब ठंडे प्रदेशों में इसका असर ज़्यादा, जैसे कि UK, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पर ज़्यादा इसकी एफिकेसी है। वहीं इंडिया, केन्या, मलावी, यहाँ पर जहाँ टीबी का बर्डन हाई है वहाँ पर इसकी एफिकेसी कम है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं विश्व लेवल पर टीबी की बीमारी को कम करने के लिए, और भारत ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो विश्व लेवल पर यदि हम देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था फाइंड, ट्रीट, ऑल एंड टीबी प्रोग्राम करके। इसके लिए ग्लोबल फंड स्थापित किया गया था एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया गया था। WHO रिलीज करता है हर साल ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ताकि देश दुनिया थोड़ी सी जागरूक हो जाए और उसके लिए प्रयासों को तेज कर दें। इंडिया के एफर्ट की बात करें तो इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान चालू किया था, शॉर्टकट में इसको NSP बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के एलिमिनेशन के प्रोग्राम रखे गए थे 2017 से लेकर के 2025 तक। इसके बाद निक्षय इकोसिस्टम लाया गया, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, निक्षय पोषण योजना आई, NPY फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। इसके बाद टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन आया था। करेंटली 2 वैक्सीन हैं, VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, इसके अलावा MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, इनको डेवलप किया गया है एंड आइडेंटिफाई किया गया है टीबी की बीमारी के लिए, एंड ये जो है अब एक फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड चेस्ट एक्सरे। यदि हम एक्सरे
में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो जाती है, जिसके माध्यम से हम प्रिजम्पशन लगा सकते हैं टीबी की बीमारी का। अब चूँकि टीबी की जो बीमारी रहती है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, इसलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे फेफड़े कैसे हैं। एआई एल्गोरिथम, जिसको हम QXR बोलते हैं, इसको डेवलप किया गया है मुंबई पर बेस्ड query.ai के माध्यम से। ये डिटेक्ट कर पाता है पीपुल के ऐसे लोगों को जिनमें प्रिजम्पटिव टीबी के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं इन लेस देन ए मिनट। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है और यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं टीबी की बीमारी के पहले ही कुछ लक्षण। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे आया था इंडिया में। ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 43% ऑफ टीबी केसेस वुड हैव बीन मिस्ड विदाउट ए चेस्ट एक्सरे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 से 2021 के बीच में नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे आया था, इसकी रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि लगभग 43% टीबी केसेस ऐसे हैं जो कि मिस्ड हो गए हैं, मतलब रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। इनमें चेस्ट एक्सरे नहीं किया गया है। When used, it scale for population-based screening or for targeted screening, QXR plus molecular test for TB confirmation can increase detection rate. यदि हम QXR plus molecular test का इस्तेमाल करते हैं TB की confirmation में, तो इससे क्या है, डिटेक्शन का जो रेट है हमारा वो बढ़ जाएगा। इसमें सेंट्रल टीबी डिवीज़न डायरेक्टिव टू एडॉप्ट QXR, इसमें कहा जा रहा है जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है वो कहता है कि आप एडॉप्ट करिए QXR को, जिसके माध्यम से इनकरेज किया जाएगा वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को। द अब्सेंस ऑफ पॉलिसी गाइडेंस हैज़ कीप्ड एडॉप्शन दस फॉर। इसके बाद फिर हम पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे कि कैसी पॉलिसी हमें अपनाने की ज़रूरत है। सेंट्रल टीबी डिवीज़न अभी इंतज़ार कर रहा है कि कब उसको अप्रूवल मिलेगा हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के माध्यम से। इंडिया का जो एम्बिशियस गोल रहा था कि हम जो है टीबी को एलिमिनेट कर देंगे 2025 तक, वो पॉसिबल तभी हो पाएगा यदि हम टीबी की बीमारी को पहले से ही डायग्नोसिस कर पाएँ एंड इनिशिएशन ऑफ केयर फॉर मिलियन ऑफ पीपल। इसके बाद फिर हम क्या काम कर देंगे, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं टीबी की बीमारी जिनमें शुरुआती दौर में है, उनका केयर चालू हम कर देंगे। इसके लिए हमें पहला जो स्टेप उठाना है वो एआई असिस्टेड चेस्ट एक्सरे का इस्तेमाल करना है, यही हमारा पहला उद्देश्य है। वहीं यदि हम वियतनाम की बात करें, जब यहाँ पर कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग किया गया था पीपुल ओल्डर देन 15 ईयर्स यूजिंग ए मॉलिक्यूलर टेस्ट इन 2014 से 2017। वियतनाम में एक कहना चाहिए टेस्टिंग की गई है। वियतनाम में एक सर्वे किया गया है 2014 से 2017 के बीच में, ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। रिजल्टेड इन लोअर प्रिवलेंस ऑफ पल्मोनरी टीबी इन 2018। इससे फ़ायदा हुआ कि 2018 में टीबी जो है लोअर कर पाए, हम उसको प्रिवलेंस कर पाए थे। पहले जो है केस डिटेक्शन एलोन हुआ करता था, लेकिन अब एक सर्वे कराया गया, इसमें इन्होंने कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग का काम चालू कर दिया था और ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है उनकी यहाँ पर टेस्टिंग करी गई थी। वियतनाम के विपरीत में QXR क्या काम करता है, टू रीड डिजिटल एक्सरे बिफोर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी स्केलिंग। तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने से पहले आप क्या काम करेंगे, एक्सरे का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, डिजिटल एक्सरे का इस्तेमाल कर ले रहे हैं डिटेक्शन के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें QXR जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसका इस्तेमाल करती हैं, 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, 24 स्टेट आर यूजिंग QXR एट अबाउट 150 साइट। हमारे देश में जो 24 स्टेट हैं वो यूज़ कर रहे हैं QXR का और इसके लिए 150 साइट बनाई गई हैं। बट नाउ वेयर इन इंडिया इज़ द सॉफ्टवेयर यूज्ड एट स्केल।
एंड सम स्टेट हैं जहाँ पर क्यू एक्स आर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है इन जस्ट वन स्टेट लाइक केरला। ऐसा कहना है डॉक्टर शिबू विजयन का, मेडिकल डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ एंड क्वायर डॉट ए आई। एक डिजिटल सॉल्यूशन है दैट इज नॉट एट स्केल विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। यदि आप इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। लगभग 6 ऐसी आउटरीच मोबाइल वैन्स हैं चेन्नई में जो कि इस्तेमाल करती हैं क्यू एक्स आर टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आउटरीच वर्ड यूज़ किया गया है। आउटरीच का मीनिंग देख लेते हैं। आउटरीच का मतलब होता है आगे निकल जाना, बढ़ जाना, रीच फर्दर। तो कुल मिलाकर के यहाँ आउटरीच जो यूज़ किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है कि भाई चेन्नई की जो कुछ वैन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्यू एक्स आर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। एक मोबाइल वैन ऐसी है मुंबई में जहाँ पर क्यू एक्स आर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सरे का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का, ताकि सर्विलांस का काम किया जा सके। दिसंबर 2022 तक यदि हम देखें 1 लाख एक्सरेज फ्रॉम द 9 मुंबई हॉस्पिटल्स वर स्क्रीन फॉर टीबी। 1 लाख एक्सरे का यूज़ किया गया था टीबी की स्क्रीनिंग, मतलब टीबी का पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस फैसिलिटीज़ के माध्यम से हमें रिवील्ड हुआ है, पता चला है कि 30% ऑफ जो पीपुल हैं डायग्नोज्ड विथ टीबी वर नॉट फ्रॉम टीबी रेफरल एक्सरेज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30% पीपुल जिनको हम डायग्नोज करे हैं वो रेफरल एक्सरेज के माध्यम से नहीं हो पाया था। दीज वर routine x-ray taken for purpose other TB diagnosis, meaning the exercise help detect 13% additional TB cases। तो कुल मिलाकर के यदि एक्सरे का इस्तेमाल किया गया है तो 13% हमको एक्सेस ज़्यादा मिल पाई है, 13% केसेस यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। कुल मिलाकर के जो हमारी मॉलिक्यूलर टेस्ट किया जाता है उसमें 28 से लेकर के 27% तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकता है। केसेस भी जो है 28 से 27% यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। क्वायर डॉट ए आई ये साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के साथ में। ये इस्तेमाल करते हैं क्यू एक्स आर इन माई लैब पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे डिवाइस जिसका नाम है माई बीम। ये हेल्प करता है प्रिजम्पटिव टीबी केसेस को रूरल एरियाज में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो पोर्टेबल डिवाइसेस है इसने कट कर दिया है अमाउंट ऑफ एक्सरे एक्सपोजर को 1/20 से लेकर के 1/30 ऑफ ए नॉर्मल एक्सरे इवन वाइल कैप्चरिंग ऑल डिटेल। एक बात करी जाती है एक्सरे एक्सपोजर के अमाउंट को कट करने की, 120 से लेकर के 130वां जो हिस्सा है वो यहाँ पर अमाउंट है एक्सरे एक्सपोजर का, उसको कम कर दिया जा रहा है और इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग प्राप्त हो पाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो देखिए 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्टडी। यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे देश में कृषि के लिए सिंचाई के जितने भी साधन अपनाए जा रहे हैं उसमें से 3/4 साधन ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मतलब किसानों के पास यदि 4 साधन हैं, ठीक है, 4 साधन हैं जिसके माध्यम से वो सिंचाई कर रहा है, इसमें से 3 साधन उसके पास ऐसे हैं जो कि उसको बिजली से चलाना पड़ जा रहा है। मतलब बिजली की खपत जो है बहुत ज़्यादा हो रही है इरिगेशन के लिए हमारे देश में। एक लेटेस्ट एडिशन है माइनर इरिगेशन सेंसस की। एक कंपेडियम माना जाता है बिफोर बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स एंड अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेज बाय फार्मर। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ट्यूबवेल से सिंचाई करना,
कुओं से सिंचाई करना, बोरवेल से सिंचाई करना, ये अलग अलग माध्यम हो गए हैं किसानों के। इसको कंडक्ट कराया गया था यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसमें ये पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है डोमिनेंट सोर्स माना जा रहा है पावर का, जिसके माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वाटर को बाहर खींचा जा रहा है ओवर डीजल एंड वाइंड एंड सोलर एनर्जी। डीजल, वाइंड, सोलर एनर्जी, इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी को निकालने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए। यहाँ पर आपको जो है एक क्वांटम जंप देखने को मिलेगा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है उसमें हमें जंप देखने को मिला है, क्वांटम का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर मात्रा को बताने के लिए। तो पावरिंग के लिए 56% की हमें वृद्धि देखने को मिली है इन 2011, और ये जो चीज़ है बढ़ गई है 70% 2017 में। द लेटेस्ट रिपोर्ट मेड पब्लिक लास्ट वीक shows it as powering 76% ऑफ द सोर्सेस इट्स स्लोअर ग्रोथ रेट। 76% आपको जो है पावर से चलने वाले सोर्सेस देखने को मिल जाएंगे। द डाटा मेड पब्लिक इन द लेटेस्ट 6th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। अभी ये जो रिपोर्ट आई है वो 6वें नंबर की रिपोर्ट आई है। ये रिफ्लेक्ट करती है इरिगेशन ट्रेंड 2017-18 में कैसा रहा था। सिमिलरली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी 2017 में, जिसको हम 5th एडिशन बोलते हैं। इसके बाद 2013-14 में आई द रिपोर्ट ऑफ 2011, द सिचुएशन इन 2006-07। तो 6-7, 11, 13-14, 2017, फिर 17-18। यहाँ पर कुछ कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बोरवेल या फिर ट्यूबवेल्स की बात करें, ये काफ़ी कैपेबल रहते हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पानी को बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटर डेप्थ से। इनमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू हो गया है काफ़ी तेज़ी से। वहीं यदि हम डगवेल या फिर पॉन्ड्स की बात करें, तालाबों की बात करें, और यहाँ से हम जो पानी है मैक्सिमम डेप्थ 15 मीटर यहाँ से पानी को निकालने का काम करते हैं। ये डोमिनेंट सोर्स माने जा रहे हैं ग्राउंड वाटर का। देयर नंबर हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 87 से 82 लाख बिटवीन 5th एंड 6th एडिशन। 87 लाख हुआ करते थे, इनकी संख्या 82 लाख बची हुई है। इसके बाद नंबर ऑफ शैलो ट्यूबवेल्स की बात करें, जो कि कैपेबल रहते हैं ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अप टू 35 मीटर, टू हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 59 लाख से 55 लाख। सैलो या फिर सैलो ट्यूबवेल की बात करें, ऐसे ट्यूबवेल जो है 35 मीटर की गहराई से पानी निकाल सकते हैं, इनकी संख्या में गिरावट आई है। पहले 59 लाख थे तो 55 लाख बचे हैं। फिर भी जो मीडियम साइज वाले जो कुएं हैं जो कि कैपेबल रहते हैं विथ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अप टू 70 मीटर, 70 मीटर गहराई से भी ये पानी को निकाल सकते हैं। इनमें हमें वृद्धि देखने को मिली है। 31 लाख हुआ करते थे, ये अब बढ़ कर के 73 लाख हो गए। मतलब पानी ज़्यादा गहराई से हमें निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो 31 लाख से 43 लाख हो गए हैं। और वहीं डीप वेल की बात करें, 70 मीटर से भी ज़्यादा हमको गहराई से पानी निकालना है, तो इनकी संख्या 26 लाख से 37 लाख हो गई है। माइनर इरिगेशन के मामले में हम देखते हैं कि यूपी ने लीड लिया है। उत्तर प्रदेश हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम इन द कंट्रीज, 17.2%। इसके बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है 15.4%, मध्य प्रदेश है 9.9%, तमिलनाडु है 9.1%। लीडिंग स्टेट इन ग्राउंड वाटर स्कीम उत्तर प्रदेश। ऐसे स्टेट की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्राउंड वाटर स्कीम में आगे हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर हाईएस्ट शेयर ऑफ सरफेस वाटर स्कीम हमको देखने को मिल जाता है।
माइनर इरिगेशन स्कीम्स इंक्रीज हुई हैं लगभग 1.42 मिलियन यदि हम फिफ्थ और सिक्स एडिशन की बात करें रिपोर्टों की तो। और इसमें से ज़्यादातर जो स्कीम है 96.6% वर प्राइवेटली owned एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ देम।